तो लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, ग्रेविटेशन पढ़ा था, डिफिनेशन पढ़ा था, केपलर्स के नियम पढ़े थे। केपलर्स का नियम क्या होता है, 3 थे ना ला। उसके बाद क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन पढ़ा था, ठीक है। और ये सारा चीज़ आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो जब कभी आपको दुख हो डायरेक्ट उधर जाओ, फिर से पूरा लेक्चर सुनो, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास में एक बार सुन लिया है, अब यूट्यूब पे भी सुनोगे तो वो आपकी बुद्धि को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बुद्धि है ना बढ़ाने के लिए, खरीदना पड़ेगा मार्केट से, है ना बुद्धि, है ना। चलो तो अभी देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या है, क्लियर है। मतलब न्यूटन ने तो कहानी बता दिया, अब उससे जुड़ा हुआ जो लॉ है वो भी तो जानना होगा ना, ठीक है। तो आज हमारा है यूनिवर्सल, हमारा है प्रोजेक्टेड कि हमारे 4 क्लास में, अगले आज के क्लास के बाद और 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, जिसमें 2 क्लास तो अभी कंटिन्यूस होने वाला है और बाकी के 4 क्लास आपको 2 से 3 क्लास नेक्स्ट वीक में होगा। और नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबल है कि हम लोग ये चैप्टर क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे हमारा डेडलाइन है। अगर इन केस वी आर नॉट एबल टू मीट डेडलाइन, वी विल डू सम मोर क्लासेस ऑन संडे, ओके। बट वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर विद इन नेक्स्ट वीक, इज इट क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या, एक ऐसा, इसको हिंदी में करते हैं गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्स सार्वत्रिक नियम। हिंदी में थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजनिंग है, मगर आप ऐसे याद रख सकते हैं, इज इट क्लियर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सपोज करिए कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। क्योंकि जब भी फोर्स बोलूँ तो आपको समझ लेना है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू between two bodies product of their masses उनके मास का जो प्रोडक्ट है उस पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट समझते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इसको बिटवीन समझना, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। तो न्यूटन कहता है कि दो बॉडी के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को देखना है तो दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। तो बॉडी ए और बॉडी बी, उसका जो भी मास है ना उस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स फुल्ली डिपेंड करता है, क्लियर है। और दोनों बॉडी का जो डिस्टेंस होगा दोनों बॉडी के बीच, उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, क्लियर है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा, कम होगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे होता है भाई, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। तो कंसिडर, अब देखिए इसको लिखने वाले, कंसिडर टू बॉडीज बिटवीन देम लिख सकते हैं, बिटवीन देयर सेंटर भी लिख सकते हैं। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास, यहाँ के बाद आपको पारा चेंज करके इसको लिखना है। कंसिडर टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2, दोनों का मास m1 एंड m2 है, एट डिस्टेंस r1 एंड r2, एट डिस्टेंस r1 एंड r2, सॉरी एक ही होगा ना डिस्टेंस। दो बॉडी है, एक मास m1 एक m2 है और दोनों r डिस्टेंस पर है, क्लियर है बात, दो मास है। चलो ये पहला गोला,
ये दूसरा m1 मास, m2 मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, बाउंड्री में देखना, बिटवीन द सेंटर देखना, क्या देखना, बिटवीन द सेंटर, यहाँ से यहाँ का बीच का सेंटर जो है हमारा। तो तुम थोड़ा इधर आ जाओ ना, बेंच क्यों लेके आ रही हो, तुम स्लाइड हो जाओ। अरे रहने देना, तू बैठ जाएगा, चक्कर कान बज जाता है भाई। तो दो बॉडी है, मास m1 m2 है, डिस्टेंस क्या है, r है, दोनों बॉडी के बीच, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास का, m1 इंटू m2, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्क्वायर, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बात। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच r है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कोई प्रॉब्लम है। तो अभी क्या होता है, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जैसे ही कंबाइन करते हैं हम लोग, 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं तो दोनों को साथ में लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनल का साइन वैसे ही रहेगा, जो ऊपर है पहले तुम लोग देख लो भाई, फिर छापना। प्रोडक्ट है m1 m2, और नीचे ये नीचे r नीचे था ना, तो r नीचे कर दिया। तो ये ला था, और ये ला जो इसने दिया था, इसके बाद में बहुत समय बाद हेनरी कैवेंडिश ने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट का वैल्यू डाला था। तो इस प्रोपोर्शनल का साइन हमको जब हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलना है, किसमें बदलना है, तो कोई कांस्टेंट आपको वैल्यू चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो आपको लेना है, और वो कांस्टेंट वैल्यू था कैपिटल जी m1 m2 बाई क्या हो गया, r हो गया। जहाँ पे g इज इक्वल टू वेयर g कॉल्ड, g को कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, u को कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको पूरे दुनिया का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया, जिसका वैल्यू था 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। इस पर बात करेंगे अभी, मगर अभी इसका वैल्यू जान लो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, कैपिटल जी, पार्ले जी में बड़ा जी यही रहता है ना। तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11, -11 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये 10 के पावर -11 है ना, नीचे आके क्या हो जाएगा, 10 के पावर -11 का मतलब 1/10 के पावर 11। तो ये एक नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ये कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव है। तो इसका वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। क्लियर है बात। तो ये जी का वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू पूरे दुनिया में कहीं नहीं बदलेगा, ये वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं नहीं बदलेगा। तो आप इतना लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंड बाई, बाद में लिख लेना, नीचे के एक पॉइंट में लिख देना द वैल्यू ऑफ जी, ये तो दिख नहीं रहा, द वैल्यू ऑफ जी जो था वाज फाउंड बाई, किसने फाइंड किया था, हेनरी कैवेंडिश। नाम बड़ा गंदा है भाई, याद ही नहीं होता अच्छे से। तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू क्या किया था, पता लगाया था। क्लियर है बात। और 1667 के आसपास ये लाया था, 1729, एग्जैक्ट नहीं डेट मुझे नहीं याद रहता उसमें, मतलब उससे काफ़ी समय बाद जी का वैल्यू आया था। मतलब किसी यहाँ पे कैपिटल रहता था, इसका वैल्यू किसी को पता नहीं था, बाद में इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया। इज इट क्लियर। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ, हाँ हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, सावित्री नहीं बोल रहे, सार्वत्रिक नियम, ठीक है। सार्वत्रिक मतलब जो हर जगह लागू, और ये बड़ा, इससे आज भी हम लोग बहुत सारा चीज़ इससे मेजर कर सकते हैं। सो यू वांट, आप इसको नोट कर रहे हैं, हाँ प्लीज टेक योर टाइम। अब अगर हम लोग जी का वैल्यू निकालने का तरीका भी जानते हैं, बहुत अलग तरह का था।
क्या था, ऐसा कुछ था कि उसने क्या किया था कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर 2 सोने का मतलब गोल्ड का को रखा था उसने, फिर इसको एक वायर से अट्रैक्ट जोड़ दिया था उसको, फिर इसके बीच में अट्रैक्शन हुआ और इस अट्रैक्शन कारण इसमें रोटेशन हुआ। इस रोटेशन में कितना रोटेट किया वो एंगल को मेजर करके उसने जी का वैल्यू क्या किया था, पता लगाया था। क्लियर है बात? तो ये तो सिंपल सी बात होगी, अभी इतना आपको पढ़ना नहीं है। मगर जी का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ जी, ठीक है। यूनिट ऑफ जी क्या होगा, यूनिट ऑफ जी, ऐसा यूनिट ऑफ जी कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते इसका वैल्यू हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कहीं बदलता नहीं है, हर जगह इसका वैल्यू सेम है, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में, चाहे धरती के अंदर, धरती के बाहर, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सब जगह वही है, ये बदलने वाला नहीं है। क्लियर है बात? अब देखिए इसका ऐसा यूनिट कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ जी, तो F इज इक्वल टू होता है G m1m2/r² होता है ना। अब इसको अकेला कर देते हैं, तो ये जो मल्टी डिवाइड में है बच्चा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी देखो लीनियर इक्वेशन सिखाया तभी ये काम आ रहेगा नहीं फिजिक्स में। अभी बोलता सर क्यों नीचे से ऊपर ले गए, अरे भाई मुझे जी को अकेला करना है। तो जो डिवाइड में अभी सबसे पहले तुम इसको भेज दे सकते हैं क्या, इसको भेज देंगे, ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये हो जाएगा F इंटू r² इज इक्वल टू G m1m2। अब m1m2 जो मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवाइड में भेज दो। F r² इंटू क्या हो गया, m1m2 हो गया इज इक्वल टू G हो गया। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब यूनिट रखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस किसमें नापता है, सेकंड में नहीं ना, मीटर में। तो डिस्टेंस के यूनिट में क्या लिख दो, मीटर। और मास, दोनों मास ही है ना, पहला बॉडी का भी मास है, दूसरा बॉडी का भी मास है, तो मास किस में आता है, केजी में। तो 2 kg kg इज इक्वल टू जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। कोई दिक्कत है? अभी क्या होने वाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी ऊपर आके हो गया kg-2 इज इक्वल टू जी। इज इट क्लियर? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2 होगा, यही हमारा जी का वैल्यू हो गया। तो यही यूनिट ना लिखा हुआ था बाबू, अभी जस्ट पहले दिखाया है, देख लो क्या जी का वैल्यू था। जी इज इक्वल टू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 आ रहा है ना। तो ये हमारा जी का वैल्यू है। इज इट क्लियर? एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, थोड़ा मोड़ा, कुछ नहीं, हंस भी दो थोड़ा, है ना। तो ये हमारा जी का, यही जी कैसे आया यूज होता है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना। अब इस पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे होगा, अगर 2 बॉडी हमने ले लिया है, अगर हमने 2 बॉडी लिया है, सपोज करो एक बॉडी हमने m1 ले लिया है 5 kg का, और दूसरा बॉडी जो है हमारा m2 जो है वो है हमारा 10 kg का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस वो है आपका सपोज करिए 10 मीटर है। 10 ले लें, इसको मैं थोड़ा सा इजी होने के लिए मैं इसको थोड़ा वैल्यू रख रहा हूँ। 10 ले लेते हैं, दोनों 10 ले लेते हैं, और डिस्टेंस को ले लेते हैं 5 मीटर ले लेते हैं। चलो अब बताओ दोनों के बीच फोर्स कैसे निकलेगा। तो m1 इज इक्वल टू 10 kg, m2 इज इक्वल टू 10 kg। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस हमारा क्या है 5 मीटर। सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दो बॉडी, दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और न्यूटन ने कहा है कि अगर पहले वाला दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरे वाले पहले वो क्या कर रहा होगा, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर 2 बॉडी के बीच, ठीक है ना, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पहला बॉडी अगर दूसरे पे लगा रहा है 100, तो दूसरे पहले पे क्या लगा रहा है, क्योंकि वो दोनों के बीच का फोर्स जो है वही फोर्स दोनों पे लगा रहा है, दोनों लगा रहा है एक दूसरे पे। तो ये हो जाएगा G m1m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। जी का वैल्यू क्या है बच्चा, जी का वैल्यू है
6.67 इंटू 10 के पावर -11। अभी भाई इसका यूनिट तो रख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। पहला बॉडी का मास कितना है 10 kg, दूसरा बॉडी का मास कितना है 10 kg, और डिस्टेंस कितना है 5 मीटर का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है हमारे पास। क्लियर है, एकदम नियम कानून से काम करने का। टीचर को बोलने का भाई कुछ नहीं, देखो ये सर मैम हमने पूरा अच्छे से बनाया है, मार्क्स पूरे चाहिए, है ना, आधे मार्क्स दे देते हो आप। 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, और 10 दहा कितना होता है 100 kg हो गया, kg का पावर 2। अब यहाँ पर क्या है 5 मीटर है, तो 5 मीटर दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 25 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, kg 2 भी है और -2 भी है, -2 + 2 क्या होता है बेस सेम होता पावर ऐड होता है, यहाँ 2 है यहाँ -2, 2 - 2 0 हो गया, तो ये भी एक दूसरा पावर जी कैंसिल कर रहा है, ऐसा समझ सकते। कितना बचा हमारा 25 से 100 कितने बार में कटेगा 400 बार में, 4 बार में ना, 25 4 जा 100, ये क्या ज़्यादा हिंदी आता है, 25 4 जा 25 और अभी क्या हो गया 4 आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 7 4 जा 28, 2 बचा हमारा सच्चा 6। हाँ यहाँ पे आपको करेंगे 6 4 जा 24 और 2 26, 6 4 जा 24 और 2 26, 2 अंक के बाद पॉइंट था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इंटू 10⁻11 न्यूटन। इतना फोर्स क्या हो रहा है लग रहा है, कोई दिक्कत है? तो अभी साइंटिफिक नोटेशन सिखाएंगे, नियम से एक अंक के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, मगर अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए इसको ऐसे रख सकते हैं। इज इट क्लियर? डू यू वांट टू राइट, है ना, समझ में आया पूरा? नोट करो, आगे का कंसेप्ट भी सिखाना है, जल्दी जल्दी नोट करो। अब हम एक और एग्जाम्पल, हम लोग 1 या 2 एग्जाम्पल और ले सकते हैं। अगर दोनों का मास इक्वल हो, m1 भी m हो, m2 भी m हो, और डिस्टेंस भी हमारा m1, तीनों को इक्वल मानते हैं, m1 डिस्टेंस m1 को x मान लेते हैं, m2 को x मान लेते हैं, x kg है, ये भी x kg है, और डिस्टेंस जो है r ये भी x मीटर है, तो m1 यानी न्यूमरल में हमारा क्या हो रहा है इन न्यूमरल m1 और m2 और r इक्वल हो रहा है। ये जब तीनों इक्वल हो रहा है ना डियर, तो जब तीनों इक्वल हो रहा है तो f इज इक्वल टू होता है g m1 m2 बाई क्या होता है r स्क्वायर होता है, g हो गया m1 के बदले x, m2 के बदले x, डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस भी x है ना, तो r के स्क्वायर के बदले x का स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल, फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो लोग पूछ देगा डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g क्या है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और सबसे बेस्ट तरीका, व्हेन जब दोनों बॉडी का मास हमारा क्या है सेम हो, दोनों बॉडी का मास क्या हो सेम हो, व्हेन मास ऑफ द बोथ बॉडी इज सेम, when mass of the both body is same, थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे करता हूँ मैं, हाँ सर, जब दोनों बॉडी का मास क्या हो सेम हो, जब दोनों बॉडी का मास क्या हो सेम हो, हमारा क्या हो एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, देन फोर्स इज इक्वल, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या है वो फोर्स है जो दो बॉडी को अप्लाइड हो रहा है। ये ऐसा करो, m को 1 kg ले लो, m1 को m2 को भी क्या ले लो 1 kg, डिस्टेंस को क्या लिख दो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g, m1 के बदले भी 1, m2 के बदले भी 1, और डिस्टेंस r है जिसका स्क्वायर होता है, तो r के बदले भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों के बदले क्या हो जाएगा
1 हो जाता है। जब दोनों के बदले हमारा 1 हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, तो हम लोग लिख देंगे, मैं दिख रहा हूँ क्या, हाँ, हम लोग लिख देंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स G जो है F इज इक्वल टू जी, अब लिख देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इज द फोर्स, ये क्या है, फोर्स है, किसके बीच फोर्स है, बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, कैसा मास, यूनिट का मतलब एक, यूनिट मास सेपरेटेड एट यूनिट डिस्टेंस, इज इट क्लियर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो फोर्स है, दो बॉडी के बीच का फोर्स है जिसका मास क्या है, यूनिट है, एक है, और सेपरेटेड कितने पे है, यूनिट डिस्टेंस पर वो सेपरेटेड है, इज इट क्लियर। तब ना देखो, तब ना ये दोनों इक्वल हो रहा है, जब फोर्स को जी बोलते हैं, जी को ही फोर्स ही बोल सकते हैं, इज इट क्लियर। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं ना। अब जी का वैल्यू कितना हमारा है, 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है ना। तो एक और बोल सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, फोर्स है दो बॉडी के बीच, जब दो बॉडी के बीच इतना फोर्स लग रहा हो, दोनों का मास क्या हो, 1-1 kg हो। क्लियर है, आपका डिफाइन करने का मन, आप जैसे चाहे वैसे डिफाइन कर सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नोट करेंगे और अगले लेक्चर में आपको पूरा पढ़ के आना है, तो हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग आगे के थ्योरी के बारे में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।